कुछ न कुछ हमेशा बुरा ही घटित होता रहता था। एक दिन रामू कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाने ही वाला था कि तभी उसकी पत्नी गौरी उससे बोली, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, आज मुझे जलेबी खानी है। अरे बकवास बंद कर गौरी। तुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं बड़ी मुश्किल से ही 2 वक्त की रोटी जुटा पाता हूँ और तुझे जलेबी खाना है। गजब करती है। मुझे कोई मतलब नहीं। दूसरे लकड़हारों की पत्नियों को रोज शाम के वक्त अच्छे अच्छे पकवान खाते हुए देखती हूँ। मैं तो तुमसे केवल जलेबी मांग रही हूँ। रामू ने अपनी पत्नी गौरी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल गया। सुबह से शाम तक रामू ने घने जंगल में मेहनत से लकड़ियाँ काटी। लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर वो बोला, अरे आज किसी भी कीमत पर मुझे इन लकड़ियों को अच्छे दामों में बेचना ही होगा और अपनी पत्नी के लिए जलेबी ले जाना होगा, नहीं तो आज वो मेरी जान ले लेगी। गजब ताने मारती है भाई। चलो। इतना कहकर लकड़हारा रामू गांव की दिशा की ओर चलने लगा कि तभी अगले ही पल तेज बारिश होने लगी। अरे रे 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 रे, हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे अभी बारिश क्यों करवा दी? लकड़ी बेच लेता फिर करवाते। अरे रे, कहाँ रुकूं? रामू छिपने के लिए कोई स्थान ढूंढने लगा। कुछ ही देर में लकड़ियां पूरी तरह गीली हो गईं। रामू गीली लकड़ियां लेकर गांव के बाजार में आ गया। तभी एक ग्राहक उसके पास आया। हाँ भैया, लकड़ियों के क्या दाम है? हाँ देखिए भैया, मैं केवल 5 मुद्राओं में सारी लकड़ियां दे दूंगा आपको। हैं, मेरा दिमाग खराब है क्या जो मैं तेरी गीली लकड़ियां 5 मुद्राओं में खरीदूंगा? बस 1 मुद्रा दूंगा, 1। जल्दी बता। हाँ, ठीक है भैया, लाओ 1 ही मुद्रा दे दो। ग्राहक ने 1 मुद्रा पकड़ा दी। रामू ने वो मुद्रा ली और सीधे अपने घर चला गया। रामू घर पहुंचा और 1 मुद्रा अपनी पत्नी के हाथ में रख दी। ये क्या, केवल 1 मुद्रा? कल मैं शंकर लकड़हारे के घर पर बैठी थी। मेरे सामने शंकर ने अपनी पत्नी के हाथों में पूरी 10 मुद्राएं रख दी और मैंने तुमसे जलेबी लाने को कहा था, वो कहाँ है? हाय रे मेरी फूटी किस्मत। अरे अचानक से बारिश हो गई तो मैं क्या करता? रामू की पत्नी गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चली गई। अगले दिन रामू फिर से अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल गया और लकड़ियां काटने लगा। लकड़ियां काटने के बाद रामू अपने सिर पर गट्ठर रखकर गांव की ओर जाने लगा कि तभी तेज तूफान आ गया। तेज हवा की रफ्तार से रामू का संतुलन डगमगा गया और वो गिर पड़ा। अरे सत्यानाश हो, इस तूफान को भी अभी आना था। हाय रे मेरी लकड़ियां, कितनी मेहनत से काटी थी। सोचा था कि आज अच्छे दामों में बेचूंगा, लेकिन ये। तभी रामू ने देखा कि उसकी लकड़ियां तालाब में गिर चुकी हैं और पानी में तैर रही हैं। हे भगवान, आज तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब मैं क्या करूंगा? मेरे पूरे दिन की मेहनत बेकार हो गई। लगता है आज खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। क्या करते हो भगवान, क्या चाहते हो? रामू खाली हाथ घर पर आ गया। ये क्या, कल 1 मुद्रा लेकर आए थे, आज कुछ भी नहीं। देख गौरी, मेरी बात समझ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं था। अचानक से जंगल में तूफान आ गया तो मैं क्या करूं? गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है और मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी तुमसे विवाह करना। इतना कहकर गौरी गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चली गई। रामू की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठ गया और आकाश की ओर देखकर बोला, हे भगवान, आखिरकार मेरे दिन कब बदलेंगे? क्या मैं सारा जीवन ऐसे ही रहूंगा? अगर ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मेरी पत्नी भी मुझको छोड़कर भाग जाएगी। इतना कहकर रामू आकाश को निहारते हुए नींद में समा गया।
अगले दिन रामू फिर से जंगल की ओर चला गया। सुबह से लेकर शाम तक उसने बड़ी मेहनत से लकड़ियां काटी और लकड़ियों का गट्ठर बनाकर गांव की ओर जाने ही वाला था कि तभी वहां पर एक जंगली भेड़िया आ गया। वो भेड़िया रामू को घूरने लगा और अचानक उस पर हमला कर दिया। रामू घबरा कर भागा। लकड़ियों का गट्ठर नीचे गिर गया और उसकी कुल्हाड़ी भी झाड़ियों में जा गिरी। रामू दौड़कर एक घने वृक्ष के पीछे छिप गया। कुछ देर बाद भेड़िया वहां से चला गया। हे भगवान, अब आखिरकार ये क्या हो रहा है? परसों बारिश, कल तूफान और आज ये जंगली भेड़िया। क्या अब मैं कभी भी लकड़ियां गांव में नहीं बेच पाऊंगा? क्या कहूं मैं? इतना कहकर रामू ने उन लकड़ियों को देखा जो कच्ची मिट्टी पर गिरकर खराब हो चुकी थीं और उन पर कीचड़ लग गई थी। उसे अपनी कुल्हाड़ी भी कहीं नहीं मिली। रामू बेचारा चुपचाप गांव लौटने लगा। अचानक फिर से बारिश शुरू हो गई। उसका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ा। अरे सत्यानाश, सत्यानाश! अरे अब तो कपड़े भी गंदे हो गए। क्या कहूं मैं? कुछ देर बाद रामू गांव पहुंचा। उसकी हालत देखकर गांव का मुखिया जो चौपाल पर बैठा था चौंक पड़ा और दौड़ता हुआ उसके पास आया। अरे अरे भाई रामू, रामू रुको रुको। अरे भाई तेरे कपड़ों को क्या हो गया? क्या तू कीचड़ वीचड़ में गिर गया था क्या? रामू ने सारी घटना मुखिया को बता दी। मुखिया हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगा। अरे अरे देख भाई रामू, पूरे गांव को पता था कि तेरी किस्मत फूटी है। आखिरकार तू क्यों नहीं मान लेता कि तू फूटी किस्मत वाला है? अरे बकवास बंद करो मुखिया। मदद करने की बजाय तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अरे अबे क्या मेरी मती मारी गई है जो मैं तेरी मदद करूंगा? नहीं भैया, फूटी किस्मत तू ही रख। तेरा रोग मुझे नहीं चाहिए। चल चल चल, देख क्या रहा है, दफा हो जा यहाँ से, चल जा। रामू चुपचाप अपने घर लौट आया। रामू की हालत देखकर गौरी चौंक गई। ये आपके कपड़ों को क्या हुआ और आपका चेहरा मिट्टी से क्यों सना हुआ है? रामू ने सारी घटना अपनी पत्नी गौरी को बता दी। किसी ज्योतिषी को अपना हाथ दिखाओ और पूछो कि आखिर तुम्हारी कुंडली में जो शनि बैठा है वो कब दूर होगा। किसी पंडित से दोष निवारण करवाओ, हवन करवाओ, पूजा करवाओ, कुछ भी करो, लेकिन घर पर कुछ धन तो लेकर आओ। ये कहकर गौरी फूट फूट कर रोने लगी। अगले दिन रामू सीधे जमींदार की हवेली जा पहुंचा। उसने जमींदार को सारी घटना बताई और कहा, जमींदार जी, मुझे इतना कर्ज दे दो कि जिससे कि मैं कुल्हाड़ी खरीद सकूं। हाँ ठीक है ठीक है, तेरी हालत पर तरस खाकर मैं तुझे ये मुद्राएं दे रहा हूँ, पर मुझे लगता नहीं कि तू इन्हें कभी चुका पाएगा, क्योंकि तू कुछ भी कर ले, तेरी फूटी किस्मत के सहारे तू कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ। इतना कहकर जमींदार हंसने लगा। रामू क्रोधित होकर हवेली से बाहर निकला और बाजार से एक नई कुल्हाड़ी खरीदकर दोबारा जंगल चला गया। जंगल पहुंचकर रामू लकड़ियां काटने के बजाय एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगा। अरे अब तो सारा गांव मेरा मजाक उड़ाने लगा है। पता नहीं मेरा जीवन कब तक इसी तरह कटेगा। क्या करूं मैं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? तभी रामू की नजर सामने एक साधु पर पड़ी। अरे जब भी जंगल में आता हूं तो इन्हें तपस्या में लीन ही देखता हूं। आज क्यों न अपनी किस्मत के बारे में साधु महाराज से ही पूछूं। इतना कहकर रामू साधु के पास गया। साधु ने आंखें खोल ली और कहा, क्या हुआ पुत्र? तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें झलक रही हैं।
रामू ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। साधु महाराज, मेरे हाथ की रेखाएं देखिए ना, बताइए मेरी कुंडली में जो दोष है वो कब समाप्त होगा? अब तो सारा गांव मेरा मजाक उड़ाने लगा है। इतना कहकर रामू ने सारी घटना साधु को बता दी। साधु गंभीरता से उसका हाथ देखकर बोला, तुम्हारे हाथ की रेखाएं तो बहुत भाग्यशाली हैं। तुम्हारी कुंडली में भविष्य में राजयोग लिखा है। तुम राजा बनोगे, राजा। ये सुनकर रामू चौंक गया और साधु को देखने लगा। फिर अचानक जोर से हंस पड़ा। अरे साधु महाराज, गांव वाले तो मेरा मजाक उड़ाते ही हैं, पत्नी भी मेरा मजाक उड़ाती है, आप भी मेरा मजाक ही उड़ाने लगे। ठीक है, यही दुनिया की रीत है। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। शांत पुत्र शांत। ऐसी कोई बात नहीं है। ना मैं किसी का मजाक उड़ाता हूं, ना किसी से मजाक करता हूं। जो देखा मैं वही बता रहा हूं। तुम्हारे हाथ की लकीरें यही बता रही हैं बेटा। अच्छा, राजयोग है, वो भी मेरे हाथ में? तो बताइए, थोड़ा समझाइए, थोड़ा इशारा दीजिए, जिससे मैं ये समझ सकूं कि एक मामूली सा लकड़हारा जिसके खाने तक के पैसे नहीं हैं, वो कैसे राजा बनेगा? बताइए। साधु रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मेरे पास आना ही इस बात का इशारा है कि नियति तुम्हें अब महल की ओर खींच रही है। यहां से दाहिनी दिशा में चले जाओ, वहां एक घना जंगल है। जो भी पहला प्राणी तुम्हें वहां दिखाई देगा, उसे अपने घर ले जाना। उसके बाद देखना तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं। रामू गहरी सोच में डूब गया और चुपचाप उठकर लकड़ियां काटने चला गया। लकड़ियां काटते हुए अचानक रामू ने अपना हाथ रोक लिया। एक बार साधु महाराज की बात मानने में भला क्या ही हर्ज है, कर लेते हैं। साधु महाराज बड़ी ही गंभीरता से कह रहे थे, हो सकता है मेरी किस्मत में राजयोग लिखा हो। भाई, किस्मतें ऐसी ही तो बदलती हैं। चल रामू, किस्मत आजमाया जाए अब, चल। इतना कहकर रामू कुल्हाड़ी लेकर साधु की बताई हुई दिशा की ओर चल पड़ा। रामू अपनी धुन में जंगल की ओर बढ़ रहा था कि तभी उसकी नजर एक तालाब के किनारे खड़े हुए एक उदास गधे पर पड़ी। गधे को देखकर रामू बुरी तरह से चौंका और अपने आप से बोला, हैं? हे भगवान, ये तो एक गधा है। अरे 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 अरे, मेरी मति मारी गई थी जो मैं तालाब की ओर देखने लगा। अब तो मुझे इस गधे को ही अपने घर ले जाना पड़ेगा। इतना बोलकर रामू गधे के पास चला गया। मैं क्या बोलूं? चल चल भाई गधे, अरे चल गधे चल। तेरा समय अब जंगल में खत्म हो गया। अब तुझे मेरे घर पे रहना होगा, क्योंकि तेरी ही वजह से मेरी किस्मत बदलेगी। पता नहीं गधे कब से किस्मत बदलने लगे, साधु महाराज भी ना। चल भाई चल। गधा चुपचाप रामू के साथ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद रामू अपने घर आ गया। गधे को देखकर रामू की पत्नी गौरी चौंक गई। ये गधा कहाँ से उठा लाया? क्या आप धोबी हो? रामू मुस्कुराते हुए गौरी को सारी घटना बताने लगा। ये सुनकर गौरी क्रोधित हो गई। हे भगवान, अब तो मुझे पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि आपकी तकदीर कभी नहीं बदलने वाली। इस गधे को उठा लाए सिर्फ उस साधु की बात पर विश्वास करके। अरे उसने तो जरूर आपका मजाक उड़ाया होगा। अरे नहीं गौरी, साधु महाराज ने बहुत ही गंभीरता से मेरे हाथ की लकीरें देखकर कहा था, तो मैंने कहा ले चलते हैं। तो अब तो मुझे बताइए कि ये गधा तुम्हारी किस्मत कैसे बदलेगा? वो तो मुझे नहीं पता। काश आपकी नजर शेर पर पड़ जाती। इतना बोलकर गौरी चली गई। रामू गधे की ओर देखकर बोला, हाँ, ए गधे भैया,
मेरी पत्नी की बात का ना बुरा मत मानना। क्या है कि खराब समय होने की वजह से थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई है, थोड़ा दिमाग खराब हो गया है उसका। लेकिन वो हमेशा से ऐसी नहीं थी, बहुत अच्छी है वो। हाँ। रामू की बात सुनकर गधा ढेंचू ढेंचू करने लगा। अरे अरे अरे, इतना जोर जोर से काहे ढेंचू आ रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे मेरा एक एक शब्द समझ रहे हो। देखो भाई, घर से बाहर मत निकलना, यहीं रहना है ना। चलो सोया जाए। रामू ये कहकर सो गया, लेकिन आधी रात को अचानक गधा तेजी से भागता हुआ जमींदार के खेत में घुस गया और कुछ ही देर में उसकी सारी फसल खराब करने लगा। जमींदार का नौकर जो खेत में पहरा दे रहा था, गधे को देखकर चौंक गया और भागते हुए बोला, अरे तेरा सत्यानाश जाए गधे, तूने जमींदार की फसल की ऐसी की तैसी कर दी। अरे तेरी वजह से मुझे मार खानी पड़ेगी, क्योंकि रात की रखवाली की नौकरी तो मेरी ही थी ना। गधा कहीं का, चल भाग यहाँ से, भाग। लेकिन गधा दौड़ता हुआ चुपचाप रामू के घर की ओर भागा और उसके घर में घुस गया। अगले दिन जमींदार जब अपने खेत में आया तो उजड़ा हुआ खेत देखकर बुरी तरह से चौंक गया। गुस्से में उसने नौकर से कहा, अरे तो खेत की रखवाली तेरे जिम्मे थी ना, तो आखिरकार खेत में तेरे होते हुए जंगली जानवर कैसे घुसा, ये बता तू। मालिक, मैं तो जंगल की ओर नजर रखे हुए था, लेकिन ये जानवर जंगल से नहीं बल्कि गांव से आया था। जब मैंने उसका पीछा किया तो वो सीधा रामू के घर में घुस गया। हैं? रामू के घर में? क्या रामू ने अपने घर पर शेर, चीते, भालू पाल रखे हैं क्या? नहीं मालिक, वो एक गधा था। सुना है कि रामू एक गधा लेकर आया है। क्या? एक गधा दूसरे गधे को लेकर आया है? ये क्या बात कर रहा तू? चल मेरे साथ तू रामू के घर पे चल। जमींदार अपने नौकर के साथ गुस्से में रामू के घर आ पहुंचा। उस समय रामू कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाने ही वाला था। अरे ओ रामू! हे रामू, तेरे गधे ने मेरे खेत का सत्यानाश कर दिया है। इतना नुकसान कर दिया है कि उसकी भरपाई कौन करेगा? तेरा बाप करेगा, हैं? क्या? अरे ये क्या कह रहे हो जमींदार जी? सही कह रहे हैं जमींदार, मैंने अपनी आंखों से देखा था। एक गधा अचानक से खेत में घुस आया और उसने खूब तबाही मचाई। फिर जब मैंने उसका पीछा किया तो वो तेरे घर में घुसा है। हाँ। देखिए जमींदार जी, मुझे नहीं मालूम कि ये सब रात में कैसे हुआ, ये कब निकल गया, मुझे कुछ नहीं पता। अरे कुछ नहीं पता तो पता रखना चाहिए ना। आज तो मैं तुझे माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार अगर तेरा गधा मेरे खेत के आसपास भी दिखाई दिया, भूसंड बना दूंगा मार मार के उसका मैं। ये कहकर जमींदार अपने नौकर के साथ वहां से चला गया। देखा तुमने, तुम्हारे गधे ने आते ही सत्यानाश करना शुरू कर दिया। आज जमींदार के खेत में घुसा है, कल मुखिया के खेत में घुसेगा, परसों किसी और के। पूरा गांव तुम्हें मिलकर मारेगा। मैं कहती हूँ अभी इसे जंगल में फेंकाओ। उस साधु ने तुम्हें मूर्ख बनाया है। अरे गौरी, कुछ दिन इसे घर में रहने देते हैं ना। एक काम करता हूँ, मैं जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा हूँ, इसको भी साथ ले जाता हूँ। चलो। रामू अपने गधे को लेकर जंगल चला गया। उसने मेहनत से लकड़ियां काटी और उन्हें गधे की पीठ पर रख दिया। हाँ तो देख गधे भाई, बात ये है कि तुझे मैं साधु महाराज के कहने पर लाया था, लेकिन कल जो तूने जमींदार के खेत में हरकत की है ना भाई, आइंदा मत करना। अगर दोबारा ऐसा करेगा तो जमींदार मुझे पीट पीट कर बुरा हाल कर देगा मेरा, और तेरा क्या करेगा वो तो मुझे पता भी नहीं। समझ रहा है ना? चल अब देख क्या रहा है, चल 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 चल। रामू कुछ दूर ही चला था कि अचानक गधे ने लकड़ियों का गट्ठर गिरा दिया। लकड़ियां सीधी तालाब में जा गिरी। अरे जी करता है कि डंडे से मार मार कर तेरा बुरा हाल कर दूं, गधे कहीं के नालायक। लेकिन क्या ही करूं, एक तो है बेजुबान प्राणी, चाह कर भी मार नहीं सकता।
पूरे दिन की मेहनत पर पानी फेर दिया इस गधे ने। रामू गुस्से से गधे को लेकर वापस अपने घर आ गया। क्या हुआ, आज भी लकड़ियां लेकर नहीं आए? रामू ने सारी घटना गौरी को बता दी। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। गलती गधे की नहीं, तुम्हारी फूटी किस्मत की है। रात को जब रामू सोया, गधा चुपचाप निकल गया और सीधा फिर से जमींदार के खेत में घुस गया। उसने फसल को तहस नहस कर दिया। इत्तेफाक से नौकर ने उसे देख लिया और डंडा लेकर गधे के पीछे दौड़ पड़ा। गधा फिर से भागकर रामू के घर में घुस गया। अगले दिन जमींदार गुस्से में अपने नौकर के साथ रामू के घर आ पहुंचा। उस समय रामू जंगल जाने की तैयारी कर रहा था। अरे ओ रामू, अरे तेरे गधे ने कल फिर से मेरी सारी की सारी फसल खराब कर दी। मैंने तुझे कहा था ना। जमींदार जी, देखिए मुझे क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई। क्षमा करने से काम नहीं चलेगा। तेरे गधे ने जितना नुकसान किया है उसकी भरपाई तू करेगा। आज रात से तू मेरे खेत में काम करेगा और मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। हाँ। अरे आप ये कैसी बात कर रहे हैं जमींदार जी? अगर मैं आपके खेत में काम करूंगा और आप मुझे कुछ नहीं देंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? वो सब मुझे नहीं पता। आज रात खामोशी से मेरे खेत में आ जाना, वरना तेरा क्या हाल कर सकता हूं यह बताने की जरूरत नहीं है। समझ गया ना? आ ही जाना। चल रे। ये कहकर जमींदार अपने नौकर के साथ चला गया। जमींदार के जाते ही रामू ने गुस्से में एक डंडा उठाया और गधे को मारने ही वाला था कि अचानक उसके हाथ रुक गए। आखिर क्यों? जमींदार की फसल मैंने जानबूझकर खराब की है रामू। इसके पीछे मेरी एक योजना है। गधे के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर रामू चौंक गया। वो डरते हुए घर के अंदर भागा और सारी घटना अपनी पत्नी को बताई। क्या वास्तव में इसने इंसानी आवाज में बात की? हाँ गौरी, वास्तव में। गौरी रामू के साथ गधे के पास आ पहुंची। तुम्हारे पति से ही कह रहा हूँ। हे भगवान, ये क्या देख रही हूँ मैं? रामू, जाकर इस गधे को जंगल में छोड़ा। पता नहीं ये कौन है। ये गधा नहीं, जरूर कोई राक्षस या पिशाच है। नहीं, मैं ना कोई राक्षस हूँ और ना ही पिशाच। तो फिर तुम हो कौन? अगर मैं तुम्हें खुद बताऊंगा तो तुम यकीन नहीं करोगे। इसीलिए चाहता हूँ कि तुम आज रात मेरे साथ जमींदार के खेत चलो और मेरी मदद करो। नहीं, मैं जमींदार के खेत में नहीं जाऊंगा। ओहो, तुम्हें वैसे भी वहां जाना ही पड़ेगा। जमींदार तुम्हें धमकी देकर गया है। गौरी ने गधे की आंखों में गहरी उदासी देखी और उसके मन में अचानक करुणा जागी। न जाने क्यों मुझे लगता है हमें गधे की बात माननी चाहिए। हैं? हाँ, पहली बार तुमने कुछ कहा है गौरी। तुम्हारी बात मैं जरूर मानूंगा। ठीक है, मैं चलूंगा। लेकिन हाँ, तुम्हें वहां कोई हरकत नहीं करनी है, समझ गए? समझ गया। चिंता मत करो, बस वही करना जो मैं कहूंगा। चलो। आधी रात को रामू गधे को लेकर चुपके से जमींदार के खेत पहुंचा। खेत की रखवाली कर रहा नौकर उसे देखकर चौंक गया। अरे, तू ये गधा यहाँ लेकर क्यों आ गया? हाँ, ये गधा अब कुछ नहीं करेगा। मैं साथ में हूँ ना। अगर इसने जरा सी भी हरकत की तो मैं इसका ऐसा बुरा हाल करूंगा कि खेत की सारी बर्बादी मैं रात भर में ठीक कर दूंगा। ठीक है? नौकर मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए वहाँ से चला गया। हाँ, अब बताओ क्या करना है? जमींदार की हवेली जाओ और वहाँ चुपके से नजर रखो। तुम्हें शायद कोई अजनबी दिखाई देगा। उसकी और जमींदार की बातें ध्यान से सुनना। रामू दबे पांव हवेली पहुंचा और छुपकर देखने लगा।
तभी एक नकाबपोश घुड़सवार हवेली में दाखिल हुआ। रामू चौंक गया और अंदर घुसकर सुनने लगा। आओ 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 मंत्री जी, आओ आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। अरे लेकिन मैं कैसे मान लूं कि मेरा काम हो गया है? देखिए मंत्री जी, मैंने एक पहुंचे हुए तांत्रिक से कहा था, उसने राजा विक्रम को अपनी तंत्र शक्ति से गायब कर दिया है। अब वो कभी महल नहीं लौटेगा। हाँ। लेकिन अगर राजा विक्रम 1 महीने में वापस आ गया तो फिर तो मेरी सारी योजना पर पानी फिर जाएगा ना। चिंता मत करो, तांत्रिक ने मुझे एक विचित्र पत्थर दिया है। जब तक वो पत्थर मेरे खेत में गड़ा है, राजा विक्रम कभी लौटकर नहीं आएगा और मेरे खेत में कोई गांव वाला आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। हाँ। ये सुनकर मंत्री का चेहरा खिल उठा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, पर याद है ना, जब मैं राजा बनूंगा तो तुम्हें ऊंचा पद और जमींदारी दे दूंगा। हाँ, यही हमारी सौदेबाजी थी। ये सुनकर मंत्री दोबारा नकाब पहनकर घोड़े पर बैठा और हवेली से चला गया। रामू ये सब देखकर और सुनकर दंग रह गया। हवेली में सब सुनने के बाद रामू दबे पांव खेत में लौटा। वहाँ गधा उसका इंतजार कर रहा था। गधे भाई, मैंने सब कुछ सुन लिया। जमींदार और मंत्री दोनों राजा विक्रम के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार उन्होंने हमारे राजा को गायब कहां किया है? मैं इस रहस्य को पहले से जानता था। इसी कारण मैंने जानबूझकर खेतों में तबाही मचाई ताकि जमींदार तुम्हें यहाँ लाए और फिर मैं तुम्हें हवेली पर नजर रखने के लिए भेज सकूं। ओ, मतलब तुम सब कुछ पहले से जानते थे? हाँ, अगर तुम्हें अपने राजा को बचाना है तो अब एक ही रास्ता है, उस खेत में दबे हुए पत्थर को ढूंढना। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हाँ, अगर मामला मेरे राजा की जान का है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मंत्री की शक्ल से ही झूठ झलक रहा था। अगर वो राजा बन गया तो सारी प्रजा मुसीबत में पड़ जाएगी। मैं खोजूंगा उस पत्थर को, चिंता मत करो। पूरी रात रामू खेत में इधर उधर तलाश करता रहा। अंधेरे में मिट्टी खोदता, घास उलटता और उम्मीद लगाए रहा। आखिरकार सुबह की पहली किरण में उसकी नजर एक अजीब पत्थर पर पड़ी जो रंग बिरंगी किरणों से चमक रहा था। हाँ, यही है वो पत्थर। हाँ, यही वो शापित पत्थर है। अब इसे लेकर चलो साधु महाराज के पास। रामू गधे को साथ लेकर सीधा उस साधु के पास पहुंचा, जिसने उसे गधे के बारे में बताया था। उसने पूरी घटना सुनाई और पत्थर साधु को सौंप दिया। देखो रामू, इस पत्थर में असीम तांत्रिक शक्ति है। अब देखो इसका अंत। ओम। साधु ने पत्थर को जमीन पर रखा और मंत्रोच्चार करने लगा। अचानक पत्थर से चिंगारियां उठीं और आग की लपटें फूट पड़ीं। देखते ही देखते पत्थर राख में बदल गया। तभी जमीन हिल गई और रंग बिरंगी रोशनी के बीच गधा बदलने लगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? और अगले ही पल गधे की जगह एक वृद्ध लेकिन तेजस्वी राजा खड़े थे। वही राजा विक्रम। राजा विक्रम? तो इसका मतलब आप ही गधे के रूप में थे। देखा रामू, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि तुम्हारी किस्मत में राजयोग लिखा है। मैं अभी तक कुछ समझा नहीं साधु महाराज। बात बहुत साधारण है रामू। राजा विक्रम की कोई संतान नहीं है और इसी बात का फायदा राजा का मंत्री उठाना चाहता था, लेकिन वो सीधे तौर पर राजा पर आक्रमण नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने हरियापुर गांव के जमींदार की मदद ली और उसे राजा विक्रम को रास्ते से हटाने के लिए राजी किया।
जमींदार तंत्र मंत्र में ज्यादा रहता था, इसीलिए वो एक तांत्रिक से मिला। उसने तांत्रिक के सामने यह प्रस्ताव रखा कि काले जादू से राजा विक्रम को खत्म कर दो, मगर तांत्रिक ने कहा कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। जब भी राजा विक्रम शिकार करने जाए तो मुझे बता देना। कुछ दिन बाद जब राजा विक्रम शिकार करने गया, तभी तांत्रिक वहां पहुंचा और अपनी शक्तियों से राजा विक्रम को गधे में परिवर्तित कर दिया और उसका असली रूप एक विचित्र पत्थर में कैद कर दिया, और वो पत्थर जमींदार को दे दिया और कहा उसने कि जब तक यह पत्थर तुम्हारे पास रहेगा राजा विक्रम महल नहीं पहुंच पाएगा। मगर तांत्रिक यह नहीं जानता था कि समय बदल भी सकता है। एक दिन राजा विक्रम गधे के रूप में मुझे मिला और उन्होंने अपनी सारी व्यथा सुनाई। मैंने राजा विक्रम को भरोसा दिलाया कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। और रामू, आगे की कहानी तो तुम जानते ही हो। हाँ चलिए ठीक है, महाराज सुरक्षित हैं, ये सुनकर मैं बहुत खुश हूं। और रामू, मेरी कोई संतान नहीं है, तुम ही मेरे उत्तराधिकारी हो और तुम ही इस राज्य के अगले राजा हो। राजा विक्रम रामू के साथ उसके घर पहुँचे और सारी घटना गौरी को बताई। गौरी बहुत खुश हो गई। अब से तुम दोनों का स्थान यहाँ नहीं बल्कि महल में है। राजा विक्रम रामू और गौरी को लेकर महल पहुँचे। महल में राजा विक्रम को देखकर मंत्री बुरी तरह डर गया और राजगुरु खुश हो उठे। मंत्री को बंदी बना लो, ये गद्दार है। सैनिकों ने तुरंत मंत्री को बंदी बना लिया। कुछ देर बाद जमींदार को भी पकड़ लिया गया और दोनों को हमेशा के लिए कैद कर लिया गया। और इस तरह रामू और गौरी को राज्य का अगला राजा और रानी घोषित किया गया। एक गरीब